वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। हमने नॉर्मलाइजेशन की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और इसमें हमने फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म को इन डिटेल डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। होप सो वो आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। तो आज हमारे पास है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म दैट इज़ द बेसिकली टाइप ऑफ द नॉर्मलाइजेशन। तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी know what the normal form is or what the benefit it provided to the database. So firstly हमारे पास क्या होता है कि normalization basically build की गई है on the concept of first, second and third normal form. It's obvious that firstly the first normal form was constructed on the database and after that second and third और फिर आता है fourth normal form की बारी। ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ डिज़ाइन टू एलिमिनेट द सर्टन टाइप ऑफ रिडेंडेंसी। इसको हमने डिज़ाइन किया था, यानी कि इसमें बेसिकली नॉर्मलाइजेशन का पर्पज़ ही क्या है, टू रिमूव द रिडेंडेंसी फ्रॉम द डाटा। इसीलिए जो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है इसका भी यही पर्पज़ है कि ये हमारे पास क्या करती है, एलिमिनेट करती है किसको, रिडेंडेंसी को, एलिमिनेट सर्टन टाइप ऑफ डाटा रिडेंडेंसी। ठीक है, दैट अकर्स इन अ हाईली कॉम्प्लेक्स डाटाबेस, जो कि हाईली कॉम्प्लेक्स डाटाबेस में आती हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी पिछली प्रीवियस वीडियो में बताया, जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म है ना, वो आपके पास मोस्टली हाई लेवल तक यूज़ होती हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को हम प्रैक्टिकली करते हैं, वो कॉलेज लेवल पे तो नहीं इम्प्लीमेंट होती, हाँ यूनिवर्सिटी लेवल में आपको ये टॉपिक करा सकते हैं। तो नेक्स्ट इसके कुछ बेनिफिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है रिड्यूस द डाटा रिडेंडेंसी, कि सबसे पहले क्या है कि ये डाटा रिडेंडेंसी को रिमूव करता है एंड इम्प्रूव करता है डाटा कंसिस्टेंसी को। ठीक है, ये बेनिफिट है इसका फोर्थ नॉर्मल फॉर्म का, कि रिमूव कर रही है डाटा रिडेंडेंसी एंड इम्प्रूव करेगी कि ये डाटा कंसिस्टेंट हो हमारे पास। इम्प्रूव द डाटाबेस परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ जॉइंस को रिड्यूस करेगी टू रिट्रीव द डाटा। अच्छा, हमारे पास ना इसका ये पर्पज़ है कि हमारे पास डाटा की रिडेंडेंसी खत्म होगी, डाटा कंसिस्टेंस वे में रहेगा। डाटा ऑब्वियस सी बात है, जब रिडेंडेंसी खत्म होगी, आपके पास रिपीटेड डाटा नहीं होगा, तो इससे आपकी डाटाबेस की जो परफॉर्मेंस है ना, वो काफ़ी हद तक जो है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फोर्थ नॉर्मल फॉर्म का एक ओवरव्यू। हम इसके डिस्कस कर लेते हैं रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है, फॉर द टेबल टू सेटिस्फाई द फोर्थ नॉर्मल फॉर्म इट शुड सेटिस्फाई द टू कंडीशन। इसके बेसिकली टू बेसिक रूल हैं। पहला रूल तो ये है कि इट मस्ट बी इन अ बायस कोड नॉर्मल फॉर्म। ये बायस कोड नॉर्मल फॉर्म में होगी तो आप फिर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में जा सकते हो। अगर आपकी डाटाबेस ही बायस नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो फिर आप नहीं जा सकते फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में। उसके बाद क्या है, अ टेबल शुड नॉट हैव एनी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। ठीक है, किसी भी टेबल में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें परेशान होने की बात नहीं है, मैं पहले आपको मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का कंप्लीट बताऊंगी कि ये होती क्या है, और फिर आपको इस कॉन्सेप्ट में बताऊंगी कि टेबल में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं क्यों होनी चाहिए। तो अब देख लेते हैं कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है। A table is said to have multi-value dependency if the following conditions are true. एक टेबल जो है उसे हम कहते हैं कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है उसमें, अगर इसमें फॉलोइंग कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है, फॉर अ डिपेंडेंसी, अब जैसे ए जो है वो बिलोंग कर रहा है इसको बी को, तो ए की सिंगल वैल्यू के नहीं है ना, आपके पास बी की मल्टीपल वैल्यू जब एग्जिस्ट कर रही है तो आप कहोगे यहाँ पे क्या है, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है। आल्सो अ टेबल शुड हैव एटलीस्ट 3 कॉलम्स, और टेबल में कितने कॉलम होने चाहिए, कम से कम 3 कॉलम होने चाहिए। फॉर इट टू हैव अ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के लिए टेबल में कितने कॉलम होने चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 3 कॉलम, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे। फॉर अ रिलेशन, जैसे कोई रिलेशन है आर, इसमें 3 एंटिटीज कह लो ए बी सी है, तो इफ देयर इज अ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी बिटवीन ए एंड बी, अगर ए और बी के दरमियान में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है तो जो रिमेनिंग बी और सी 2 कॉलम है वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो 3 रूल हैं। पहला क्या है कि अगर ए जो है वो आपके पास बिलोंग कर रहा है बी से, तो ए डिपेंड कर रहा है जैसे बी पे, तो आपके पास ए की सिंगल वैल्यू के लिए ना बी की मल्टीपल वैल्यू एग्जिस्ट करें। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि एक टेबल के अंदर एटलीस्ट 3 कॉलम होंगे तो वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में होगा। ठीक है, और तीसरा रूल हमने ये पढ़ा कि अगर ए 3 एंटिटीज हैं ए बी सी, और ए जो है वो क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है बी पे, तो रिमेनिंग जो बी और सी कॉलम होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से। इफ ऑल द कंडीशंस आर ट्रू फॉर एनी रिलेशन और एनी टेबल, इट इज सेड टू हैव अ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी।
एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेते हैं। हेयर इज एन एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास ना स्टूडेंट आईडी है, कोर्स है और हॉबी है। अब स्टूडेंट आईडी में आप देख सकते हो कि 1 की जो आईडी है ना उसमें हमारे पास 1 2 कोर्सेज ले रहा है, साइंस एंड मैथ्स। ऑल्सो 1 की 2 हॉबीज है, क्रिकेट और हॉकी। ठीक है, अब तो ये बात होगी। अब देखो सबसे पहले हम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, 3 कॉलम एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, 3 कॉलम भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपके पास एक 1 से रिलेटेड कितनी एंटिटीज है, मल्टी वैल्यूड अब आपके पास आ गई है, मल्टीपल वैल्यूज आ गई हैं। अब देखो 1 में साइंस भी है, क्रिकेट भी है, 1 में ही मैथ्स और हॉकी भी है, तो मल्टी वैल्यूड भी आ गया। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास अभी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। वेल द 2 रिकॉर्ड्स आर सेड स्टूडेंट विद स्टूडेंट आईडी 1। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जैसे 1 स्टूडेंट के नाम से हॉबी भी 2 एग्जिस्ट कर रही हैं और उसके कोर्सेज भी 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास ना 1 है, उसके साइंस भी है और क्रिकेट भी है, 1 के पास मैथ्स भी है और हॉकी भी है। अब देखो 1 के कॉम्बिनेशन के साथ साइंस सब्जेक्ट और हॉकी भी हो सकता है और 1 के कॉम्बिनेशन के साथ मैथ्स का सब्जेक्ट और क्रिकेट भी हो सकता है। अब इसमें परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। अब करते हैं बड़े इजी तरीके से। अब इसके लिए क्या करना है, नाउ दिस रिलेशन सेटिस्फाई द नॉर्मल फॉर्म। अ टेबल कैन आल्सो हैव अ फंक्शनल डिपेंडेंसी अलोंग विद द मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे कैसा टेबल है ये देख सकते हो आप लोग। मैंने क्या किया, उसी टेबल को मैंने फर्दर 2 टेबल्स में डिवाइड किया। ये देखो, ये आपके पास एक टेबल था ना, आपके पास कोर्स आईडी का था, स्टूडेंट आईडी का कोर्स था और आपके पास उसकी हॉबीज थी। मैंने इसको 2 टेबल्स में डिवाइड कर दिया। एक में स्टूडेंट आईडी और इसका कोर्स रख दिया है और दूसरे वाले में मैंने क्या कर दिया, उनकी हॉबीज रख दी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, स्टूडेंट आईडी साइंस, मतलब 1 जो है वो साइंस ले रहा है, 1 मैथ्स भी ले रहा है, 1 ही क्रिकेट भी ले रहा है, 1 ही हॉकी भी ले रहा है। तो ये हमारे पास इन दिस केस द फंक्शनल डिपेंडेंट कॉलम्स आर मूव्ड इन द सेपरेट टेबल। जो फंक्शनली डिपेंड कर रहे थे एक दूसरे पे वो अलग कॉलम में अलग टेबल में सेपरेट हो गए एंड द मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट कॉलम्स आर मूव टू द सेपरेट टेबल। सो इस कंडीशन से हमारे पास फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में हमारी डेटाबेस आ चुकी है। नेक्स्ट अगर कंपेयर करें थर्ड नॉर्मल फॉर्म और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म को, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमने ये पढ़ा था कि नॉन की एट्रीब्यूट जो हैं ये डिपेंड करेंगे किस पे, प्राइमरी की पे, कि सारे जो नॉन की एट्रीब्यूट हैं वो प्राइमरी की पे डिपेंड करें। एंड एलिमिनेट करें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के वेयर नॉन की एट्रीब्यूट इज डिपेंड ऑन अनदर नॉन की, कि जो अगर मेरे पास प्राइमरी की है स्टूडेंट आईडी, तो अब आपके पास जैसे कोर्स है, उसका नेम है, उसका रोल, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस है, तो ऑल मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन द स्टूडेंट आईडी, क्योंकि स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है तो नॉन के एट्रीब्यूट को मस्टली डिपेंड होना चाहिए किस पे, आपके पास प्राइमरी की पे। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। एंड फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आपको कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी इनको एलिमिनेट किया जाता है। एंड दिस मीन दैट अ टेबल विद मल्टीपल नॉन की एट्रीब्यूट दैट आर डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की कैन बी सेपरेटेड। अब उनको हम जो फंक्शनली डिपेंड कॉलम्स थे उनको हम सेपरेट कॉलम में डिवाइड कर देते हैं टू रिमूव द रिडेंडेंसी एंड इम्प्रूव करने के लिए एफिशिएंसी को। बहुत से एडवांटेजेस भी हैं लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं जो हमें फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में फेस करने पड़ते हैं। इम्प्रूव करती है डाटा रिडेंडेंसी को, उसके बाद हमारे पास डाटा कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करके रखती है, लेकिन इसमें भी अभी हमारे पास कुछ चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस हैं फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो जाती है। जब हम एक छोटे से टेबल को देखो हमने फर्दर 2 टेबल्स में डिवाइड कर दिया तो आपकी डाटाबेस बड़ी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। सेकेंड, हमने पढ़ा कि परफॉर्मेंस इशू आएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास आपने कोई क्यूरी लगाई है उसको एक्सेस करने के लिए तो टाइम लगेगा ना। अब वो जो टाइम लगेगा वो हमारे पास परफॉर्मेंस डिक्रीज करेगा डाटाबेस की परफॉर्मेंस, यानी कि डाटाबेस को अब डाटाबेस में से डाटा को फेच करने में अब काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास परफॉर्मेंस इशू भी क्रिएट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फेलोज ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।